अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ हेतु किसान कैसे करें पॉली हाउस में खीरे की खेती। शून्य जुताई यंत्र से किसान कैसे करें गेहूं की बुआई। किसान भाइयों, खीरे का प्रयोग सलाद के रूप में अधिक होता है और इसीलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है और प्रदेश के बहुत से किसान पॉली हाउस में भी इसकी खेती करने लगे हैं। तो जो किसान इस समय पॉली हाउस में खीरे की खेती करना चाहते हैं, वो अधिक उत्पादन के लिए खीरे की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और पॉली हाउस में इसकी खेती करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला मधेपुरा के प्रगतिशील कृषक धर्मेंद्र कुमार। ये पॉली हाउस में जो खीरा खेती कर रहा हूँ, ये हम लगभग 4 साल से खेती कर रहे हैं पॉली हाउस में। और खीरा जो उत्पादन हो रही है बेमौसम सब्जी का उत्पादन जो है, इसका नियम है कि आप यदि सीजन से हट के यदि आप ले रहे हैं तो महंगा रेट में खीरा हम लोग का बिक जाता है। जनरल रेट अभी जैसे 10 रुपये बिकता है, तो पॉली हाउस का खीरा 30 से 35 रुपये केजी बिकता है। और ये सीडलेस खीरा, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की तरह ये खीरा जो है बहुत गुणवत्ता इसका रहता है और ये देखने में ये हरा कलर की होती है, खाने में बहुत अच्छा टेस्टी और स्वादिष्ट है। और खीरा खेती सीडलेस जो हम पार्थोकोनोपिक जो लगाए हुए हैं सीड, इसमें खेती के लिए सीडलेस खीरा लगाने के लिए आप इस समय में लगाइए। किसान भाइयों, पॉली हाउस में खीरे की फसल अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि तैयार पौधों की रुपाई सही दूरी पर की जाए। तो कितनी दूरी पर पौधों की रुपाई करना है, आइए जानते हैं। 15 दिन का ये पौधा मेरा हो चुका है और खीरा हम अभी लगा रहे हैं। पॉली हाउस में जो हम लोग मिट्टी देते हैं, ये तो बाहर से ला के डाले हुए हैं। इसमें 6.5 pH से लेके 7 तक होना चाहिए, क्योंकि खीरा के लिए दोमट मिट्टी चाहिए और दोमट मिट्टी में अच्छा उत्पादन होती है। ये बेड का जो तैयारी करते हैं, पहले हम इसको नाप लेते हैं कि ये बेड का दूरी कितना होना चाहिए। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 4 फीट है और बेड की चौड़ाई 1 मीटर रखते हैं। और इसलिए कि बेड का जो दूरी हम लोग लगाते हैं, उसमें पौधा से पौधा का दूरी 60 सेंटीमीटर है। लत्तीदार सब्जी है, थोड़ा गैप रहता है तो अच्छा फलन आता है और इसमें उत्पादन भी अच्छा होती है। पौध रुपाई की फसल की बढ़वार अच्छी हो, इसके लिए समय समय पर फसल में कुछ खास प्रबंध करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से कार्यों को किस प्रकार से करना है, आइए जानते हैं। इसको हम लोग 15 दिन के बाद ये जो पौधा है इसमें हैंगिंग करेंगे। इसमें से तार में रस्सी बांध के हर पौधा को क्लिप से लगा देते हैं और हैंगिंग इसको कर देते हैं, इसलिए कि पौधा इसमें पकड़ रहेगा और खीरा तोड़ने भी सुविधा होता है, कोई पौधा टूटता भी नहीं है और पौधा का जो है एकदम बढ़वार भी एकदम पूरा रहता है। कहीं मिट्टी से लिंक नहीं होता है तो खीरा का जो है फल अच्छा गुणवत्ता भी रहता है। यही हैंगिंग का मेन स्रोत है कि हैंगिंग करना चाहिए। कोई पौधा जो लगाते हैं इसमें पानी का जो देते हैं फर्टिगेशन, ये समय पर 8 से 9 दिन में देना चाहिए। और जैविक खाद जितना आप वर्मी कंपोस्ट देते हैं ये भी देना चाहिए। यही मुख्य काम है कि आप पॉली हाउस में लगाते हैं तो फर्टिलाइजर में आप जैविक ही दीजिए, बेटर होता है, क्योंकि जैविक का ज़्यादा वैल्यू है। किसान भाइयों, जैसा कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ऐसे में पॉली हाउस में लगी फसल पर इसका प्रभाव ना पड़े,
इसके लिए पॉली हाउस में तापमान का प्रबंध कैसे करें, आइए जानते हैं। ये हम लोग जो गेट है, गेट को निकलने के बाद तुरंत लगाते हैं, और इस खीरा जो लगाते हैं, इसमें कोई भी फसल लगाते हैं, उसको मुख्य हम लोग की इसमें गेट को खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर से इन्फेक्शन चला जाता है। इस गेट पे हम लोग बंद किए हुए रहते हैं। जो हमारे लेबर अंदर काम करता है उसको न खैनी बीड़ी कुछ नहीं खाने देते हैं। और गेट यदि आपका बंद है और यहाँ पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा और कोई बैक्टीरिया भी नहीं घुसेगा। कीट का भी आपको कोई भी फतिंगा या कीड़ा मकड़ा नहीं जाएगा। और गेट के मेन है कि आप इसको बंद करके ऐसे रखिए। इसको बाहर का तापमान जो है, ये गर्मी में हम इसको खुला रखते हैं, और अभी जैसे मौसम ठंडा है तो इसको हम सुबह में खुला रखेंगे। यदि धूप नहीं है तो इसको बंद रखेंगे। तो रात में हम इसको फिर बंद कर देते हैं, बंद हो जाती है। और तापमान इसमें जो दिन का टेम्परेचर रहता है वो वहाँ अंदर में उसको मेंटेन करते रहता है। तो इसीलिए हम इसको बंद करना जरूरी है। ठंडा में आपको उसको बंद करके रखिए। किसान भाइयों, हर फसल की भांति इस फसल में भी कई हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, तो इनकी रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। ये कीट प्रबंधन जो हम करते हैं इस पर, तो लाइट जो फेरोमोन ट्रैप जो है लाइट है, इस पे क्या होता है, जो कीड़ा होती है रात में, वो बायमिस जो एकाद रहता है वो आके इसमें फंस जाता है और इसमें किरासन तेल दिए हुए उस आके मर जाता है। ये हमारा ये कीट प्रबंधन है। और इसमें जो हम होता है कि नीम का तेल, उसके बाद ये आपको जो बायो फर्टिलाइजर का जो आता है दवाई, नीम ऑयल, और गोबर का जो हम लोग निकालते हैं वर्मी कंपोस्ट, उससे वर्मी वाश हम इसमें डालते हैं। उसके बाद इसमें स्प्रे हम करके, यही हमारा जैविक खेती हमारा होता है, और इसमें कुछ हम नहीं डालते हैं। उत्पादन है 3 महीना हम लेते हैं उत्पादन, जनवरी फरवरी मार्च के बाद इसको हटा के फिर हम टमाटर लगाते हैं इसमें। तो टमाटर फिर हमारा बेमौसम निकलता है, मार्च में हम टमाटर इसमें ले लेते हैं। उसके बाद फिर टमाटर हटा के अभी हम खीरा लगाए हैं। तो हम 2 बार पॉली हाउस का यूज कर रहे हैं अभी साल में 2 बार, एक बार टमाटर, एक बार हम खीरा ले लेते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य बिहार और झारखंड में अक्सर किसान धान की फसल लेने के बाद रबी में गेहूं की खेती करते हैं, जिससे कि वो गेहूं की बुआई समय से नहीं कर पाते। साथ ही इसके लिए खेत की तैयारी आदि पर खर्च भी अधिक होता है। ऐसी परिस्थितियों में किसान शून्य जुताई यंत्र से गेहूं बिना खेत में तैयार किए ही सीधे गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो इस शून्य जुताई यंत्र का प्रयोग आप कैसे करें और इसकी खासियत क्या क्या है, आइए इन सभी बिंदुओं पर पूरी जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला साबौर के कृषि अभियंता पंकज कुमार से। जैसे कि आपके खेत में अभी अधिक नमी रहने के चलते अगर नौफाड़ा या जिसको हम कल्टीवेटर कहते हैं, अगर उससे आप जुताई करते हैं तो उस पर अधिक लोड पड़ने पर चक्का जो है स्लिप करता है, और चक्का स्लिप होने के चलते जो है आपके खेत का लेवल बिगड़ जाता है। इसी के लिए इसी तकनीक को कि आपका कम से कम 10 से 15 दिन पहले बुआई हो जाए, इसीलिए इस मशीन को लाया गया। क्योंकि इस मशीन में जो नीचे फाल देख रहे हैं ये बिना जुताई के लिए बना हुआ है, जिसमें कि ट्रैक्टर को शक्ति कम लगता है। जिस खेत में आप नौफाड़ा से नहीं जुताई कर सकते थे तो इस मशीन को आप खींच सकते हैं, और उस दिन आप जो है डायरेक्ट यानी कि बिना जुताई किए हुए गेहूं और खाद को आप लाइन से लाइन में दे करके आप बुआई कर सकते हैं। इसे जीरो टिलेज कहते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने शून्य जुताई क्या होती है इस बारे में जाना। अब इस शून्य जुताई विधि से खेती करने के क्या लाभ हैं और इसकी आवश्यकता क्यों है, आइए इस बारे में जानते हैं। किसानों का यही लाभ है कि अगर किसान भाई धान काटने के बाद अपने खेत का नमी सुखाने के लिए उनको 10 से 12 दिन रुकना पड़ रहा था, जहां पर 10 से 15 दिन पहले गेहूं का बुआई करके जहां लेट फसल
गेहूं का फसल लगा रहे थे वहां पर ये इस मशीन से समय वाला गेहूं लगा करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। और इस मशीन का कार्य लाभ जो यही है कि आप जो अगर 2-3 चास या 4 चास करके जो गेहूं लगाते थे, इसमें एक ही चास में गेहूं लग जाता है। और पहला बार जब आप पटवन देते हैं गेहूं में 15 दिन से लेकर के 20 दिन के बीच में, तो उसमें 40% पानी इसमें कम लगता है। तो कुल खर्च जो है 3 से 3,500 रुपया प्रति हेक्टेयर में जो है आपको बचत होता है। यानी कि 2.5 एकड़ में जो है 3 से 3,500 रुपया आपको इसमें आपको बचत होता है। किसान भाइयों, इसके अलावा शून्य जुताई यंत्र से समय की बचत होती है, खेत की तैयारी नहीं करनी पड़ती, बीजों की बुवाई कतारों में होती है, जिससे कृषि कार्य को करने में सहायता मिलती है। साथ ही साथ बीज एवं उर्वरक की बचत होती है। किसान भाइयों, शून्य जुताई के बारे में जान लेने के बाद अब आपको यह जानना भी जरूरी है कि आखिर इस प्रकार की खेती कैसे की जाए और क्या इसके लिए कोई विशेष यंत्र है। यदि है तो आप इसका प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। अगर आप विलम्ब से अगर बुआई करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 18 सेंटीमीटर रखते हैं। जो देखिए आप यहाँ पर यू बोल्ट जो आपको दिख रहा है, इस यू बोल्ट को आप जो है ढीला करके फाल को लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर तक आप इसको घिसका सकते हैं। अगर आप फसल में अगर आपका लेट हो गया है तो आप इस यू बोल्ट को ढीला करके आप जो है इस टाइन को यानी फाल को आप घसका करके 18 सेंटीमीटर कर सकते हैं। 18 सेंटीमीटर करके उसके बाद थोड़ा सा बीज दर बढ़ा करके, यानी कि 1 हेक्टेयर में 125 किलो आप बीज जो है लेट वेराइटी में लेट जब हो गया तो आप इससे 125 किलो बीज दर दे करके आप बुआई करेंगे तो आपका फसल अच्छा होगा। खेत में चलने से पहले कर लेना चाहिए। जैसे देखिए आपको ये जो है ट्रांसपोर्टिंग व्हील है जिसको कहते हैं, इससे डेप्थ कंट्रोल करते हैं, यानी बीज का जो है गहराई इसको करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक नट बोल्ट दिख रहा है, इस नट बोल्ट को अगर ढीला करके अगर ट्रांसपोर्टिंग व्हील को अगर ऊपर करते हैं तो बीज का गहराई बढ़ता है। अगर इसको इस चक्का को आप नीचे करते हैं तो बीज का गहराई घटता है। और इसे कहते हैं ड्राइव व्हील। ये जब जमीन पर चलती है तो इससे जो है इस चेन के अनुसार, इस शाफ्ट के अनुसार जो है, फिर यहाँ पर जो है पिनियन के अनुसार ये पूरा रोलर जो लगा हुआ है, इसमें गेहूँ बोने में इसमें फ्लूटेड रोलर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऊपर नीचे होता है इस टाइप से। अगर ये कभी कभी मान लीजिए किन्हीं किसान भाई का खेत जो है ऊबड़ खाबड़ है तो ये चक्का जो है ऊपर नीचे होकर के ज़मीन पर चलता है। तो इसे तैरने वाला बनाने में एक यहाँ पर स्प्रिंग है, देखना है कि ये स्प्रिंग ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप खींच के रखता है ताकि वो ज़मीन से उठे नहीं। किसान भाइयों, इस यंत्र उपयोगिता और कार्यविधि को जान लेने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस यंत्र को कहां से खरीदा जा सकता है, इसकी कीमत कितनी है और शासन इस पर कितना अनुदान दे रहा है। तो आइए इस बारे में भी जानकारी लेते हैं। इस जीरो टिलेज मशीन का कीमत जिसे 11 लाइन का 55 से 60 हजार रुपया प्रति पीस है। इसमें 50% अनुदान है, यानी कि 30,000 रुपया, यानी जो कम हो 30,000 रुपया जनरल के लिए और 40,000 रुपया अनुदान ST और SC के लिए है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, और 30,000 रुपया जनरल, BC और ABC इन पर अनुदान है। आगे कुछ और भी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अन्नदाता कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन दिनों न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे कमी हो रही है।
अतः विभिन्न फसलों, सब्जियों को तापमान की प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने के लिए मिट्टी में नमी की कमी नहीं होने दे तथा आवश्यकता अनुसार नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। 2-1 खेतों में जहां अभी भी पानी लगा हुआ है, धान की फसल काटने के बाद नालियां बनाकर पानी को पूर्ण रूपेण निकाल दें। 2-1 खेत जहां धान की फसल को काटने के बाद भी नमी बनी रहती है, वहां पर गेहूं की सतही बुआई करें। फसल काटने के बाद खेत को ढाल के अनुसार अलग अलग हिस्सों में बांटकर जल निकास के लिए नालियां बना दें। बीज दर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें तथा बीज को बोने से पहले गोबर के घोल से इसे अच्छी तरह उपचारित करें कि बीज पर एक परत बन जाए तथा दाने भी अलग अलग रहें। बीज की बुआई छिटकाव विधि से करें। बीज का छिटकाव इस तरह से करें कि गीली मिट्टी में बीज चिपक जाए। बुआई के 15 दिनों बाद उर्वरक की अनुशंसित मात्रा मिट्टी में डालें। जो किसान भाई नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में गेहूं की बुआई कर चुके हैं, वो फसल लगभग 25 दिनों की होने जा रही है। अतः खेतों में निकाई गुड़ाई कर सिंचाई करें तथा सिंचाई के 1 दिन बाद जब खेत में पैर रखने लायक हो जाए, तब यूरिया का भुरकाव 22 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। अगर फसल में बहुत ज्यादा खरपतवार उगाया हो तो इसके नियंत्रण हेतु बुआई के 30 दिनों बाद तथा 35 दिन के पहले खरपतवार नाशी दवा आइसोप्रोट्यूरॉन 300 ग्राम सक्रिय तत्व एवं 2,4-D 200 ग्राम सक्रिय तत्व को 240 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। जो किसान भाई धान काटने के बाद गेहूं की खेती करना चाहते हैं, वो मिट्टी में उपलब्ध नमी का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द खेत की तैयारी कर बुआई करें। इस समय गेहूं की पिछात उन्नत किस्म NW 1014, राज 3765 तथा HW 2045 इत्यादि में से किसी एक किस्म की बुआई करें। इस समय गेहूं की बुआई करने पर बीज दर सामान्य से ज्यादा 60 किलोग्राम प्रति एकड़, बुआई के समय कतार से कतार की दूरी सामान्य से थोड़ा कम 18 से 20 सेंटीमीटर एवं उर्वरक का प्रयोग भी सामान्य से कम, यूरिया 70 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलोग्राम एवं म्यूरिएट ऑफ पोटाश 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार में लाएं। बीज को बोने से पहले विभिस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से दवा से उपचारित कर लें। जिन किसान भाइयों ने नवंबर के प्रारंभ में आलू लगाए होंगे, अब उसमें मिट्टी चढ़ाने एवं यूरिया के भुरकाव 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से तथा फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला दुमका से खेमचंद महतो ने। यह अरंडी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो खेमचंद जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अंडी की फसल एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसका बीज और तेल हम बाहर भेजते हैं और विदेशों से अच्छा पैसा मिलता है हमको। तो इसमें पहले सर्वप्रथम जो है वो, अगर इस समय आपकी फसल कम से कम 1.5-2 महीने की होगी, इसमें अगर खरपतवार लगे हुए हैं तो उनको आप निकाल दीजिए। खुरपी की अपेक्षा अगर आप हैंड हो से या कुदाल से इसकी बीच में गुड़ाई कर दें तो उससे जो खरपतवार हैं वो बैठ जाएंगे, खरपतवार खत्म हो जाएंगे और पौधों को भी बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। लाइनों पर आप जो है वो मिट्टी चढ़ा दीजिए ताकि पौधे कभी भी गिरे नहीं। दूसरी बात ये आई सिंचाई प्रबंधन। अगर इस समय देख लीजिए क्योंकि मौसम बड़ा सूखा है, वैसा अगर खेत में नमी नहीं है तो पानी लगवा दीजिए। सिंचाई करना अत्यावश्यक है क्योंकि जो आपकी फलियाँ बनने वाली हैं वो फलियाँ नहीं बनेंगी, फूल सूख जाएंगे और अगर फली बन जाएगी तो उसके बाद जो दाने सूख जाएंगे उसमें। तो इसलिए पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसी प्रकार जो है वो जो मेन चीज़ है इसकी उर्वरक की मात्रा। उर्वरक की मात्रा आपको जो हमारी अच्छी प्रजातियां हैं या हाइब्रिड हैं, संकर प्रजातियां हैं, उनके लिए 80 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास पर हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय ही लाइनों पर दी जाती है और जो शेष आधा नाइट्रोजन बचता है उसको 1 महीने की क्रॉप जब हो जाए आपकी, जब पहली प्रथम निकाई हो जाए और उस समय आप आधी डाल दीजिए और आधी 20 दिन के अंदर फिर डाल दीजिए। लेकिन जब आप टॉप ड्रेसिंग करें, जिसको टॉप ड्रेसिंग करते हैं जो बाद में डालते हैं, टॉप ड्रेसिंग जब आप करें तो उस समय खेत में नमी बहुत ज़रूरी है।
अगर नमी नहीं होगी तो आपकी खाद जो आप डाल रहे हैं, जो ऊपर डाल रहे हैं, उससे फसल को फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है वो फसल सुरक्षा में देखिए, अगर कीड़े लग रहे हों, अक्सर पत्तियों पर कीड़े लगते हैं इसमें, जो पत्तियों को खा जाते हैं, उसको सेमी लूपर कहते हैं। सूड़ी होती है, काले सलेटी रंग की सूड़ी होती है, जो पत्तियों पर घूमती रहती है और पत्तियों को खा जाती है। पत्तियों का सब ऊपर खा लेते हैं, खाली जाल जाल रह जाता है। तो ऐसी अवस्था में आप क्विनालफास या मोनोक्रोटोफास 1.5 लीटर 700 लीटर पानी में डालकर पर हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दें। और अगर रोग लगा हुआ है, रोग इसमें आती है पत्तियों पर धब्बेदार रोग, तो अगर ऐसा रोग है, स्लेटी या काले रंग के धब्बे बढ़ते हैं, अगर ऐसा है तो उस पे के लिए जिंक मैग्नीज कार्बामेट 2 किलोग्राम या जीरम 80% जो घुलनशील होता है, जीरम 2 तरह आते हैं, 80% जो इसमें घुलनशील मात्रा हो वो 2 किलोग्राम ले लीजिए और डाल दीजिए। और अगर लिक्विड में मिल जाता है जीरम, 27% घुलनशील लिक्विड मिलता है, तरल पदार्थ होता है, उसको आप 700 लीटर पानी में डाल करके और छिड़काव कर दीजिए। इसके अलावा किसान भाइयों, इस फसल में गेरुई रोग का प्रकोप देखने में आता है। ये एक फफूंदी जनित रोग है और इस रोग का प्रकोप होने पर प्रारंभ में पत्तियों पर हल्के पीले या भूरे रंग के धब्बे उभरते हैं, जो बाद में पत्तियों की दोनों सतह पर फफोले का रूप धारण कर लेते हैं। इस रोग के कारण 50% तक उपज प्रभावित होती है। इस अतिरिक्त अरंडी की फसल में पत्तियों पर पत्ती झुलसा रोग के लक्षण भी दिखाई देते हैं, जिसमें पत्तियां किनारे की तरफ से सूखना प्रारंभ करती हैं। अंत में पूरी पत्ती धीरे धीरे सूख जाती है। इन दोनों ही रोगों के प्रबंधन के लिए पौधों पर इन रोगों के लक्षण दिखाई देते ही मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव 10 दिन के अंतर पर करना चाहिए, जिससे इन रोगों पर नियंत्रण पाया जा सके। इस प्रकार के किसान भाइयों, अगर आप इस तरह की व्यवस्था करेंगे, इस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, इस तरह से प्रबंधन करेंगे, तो आप निश्चित रूप से अंडी से अच्छी उपज लेंगे और अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देर की दशा में शून्य जुताई यंत्र द्वारा मटर की खेती। गाजर की खेती करके अच्छी आमदनी कमा रहे एक सफल किसान की कहानी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।